अभिवादन। आज हम जावा की दुनिया में गोता लगा रहे हैं और विषय है वो जो हर जावा डेवलपर के लिए जानना जरूरी है, कलेक्शंस फ्रेमवर्क। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ तकनीकी दस्तावेज भी। तो आज का मकसद यही समझना कि जावा में ये जो ऑब्जेक्ट्स के झुंड होते हैं उनको संभालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मतलब कब कौन सा टूल इस्तेमाल करे। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर काम का है जो सिर्फ कोड लिखना नहीं चाहते बल्कि कुशल कोड लिखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। कलेक्शंस फ्रेमवर्क को ना आप जावा का एक तरह का ऑर्गेनाइजर समझ सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप्स, जिन्हें एलिमेंट्स कहते हैं, उनको स्टोर करने, मैनेज करने और उन पर काम करने के लिए एक बना बनाया ढांचा है, एक फ्रेमवर्क। इसमें कुछ नियम हैं, मतलब इंटरफेसेस, और उन नियमों को लागू करने वाले औजार हैं, मतलब क्लासेस। और ये सब मिलता है java.util पैकेज में। अच्छा, यानी डेटा को संभालने के अलग अलग तरीके। हाँ, पर मूल रूप से हम इन कलेक्शंस के साथ करते क्या हैं, मतलब बेसिक काम क्या है। हाँ देखिए, मुख्य रूप से तो 5 काम हैं। एलिमेंट जोड़ना, हटाना, फिर खोजना कि कोई एलिमेंट है या नहीं, उसे देखना, मतलब बिना हटाए एक्सेस करना, और एक एक करके सभी एलिमेंट्स पर कुछ काम करना, उसको आइट्रेशन कहते हैं। और हर कलेक्शन टाइप इन कामों को अपने खास तरीके से करता है, थोड़ा अलग अंदाज में। ठीक है, तो इस फ्रेमवर्क की नींव क्या है? आपने इंटरफेस, मतलब नियमों का जिक्र किया। हाँ, सबसे ऊपर है कलेक्शन इंटरफेस। समझिए ये सबका पेरेंट है। इसके नीचे मुख्य रूप से 3 बच्चे हैं, लिस्ट, सेट और क्यू। लिस्ट मतलब एक ऐसी लाइन जिसमें चीजें एक क्रम में रखी हों। और हाँ, एक ही चीज दोबारा भी आ सकती है, डुप्लीकेट्स अलाउड है। सेट एक ऐसा थैला है जिसमें हर चीज अनोखी होती है, यूनिक, डुप्लीकेट नहीं चलेगा। और क्यू वो एक कतार की तरह है, आमतौर पर फीफो, जो पहले आया फर्स्ट इन, वो पहले जाएगा फर्स्ट आउट। फीफो जैसे टिकट की लाइन। बिल्कुल वही। और एक और महत्वपूर्ण इंटरफेस है मैप। तकनीकी रूप से ये कलेक्शन का सीधा बच्चा नहीं है, पर है इसी परिवार का हिस्सा। ये की वैल्यू जोड़ों को संभालता है। की वैल्यू जैसे डिक्शनरी। हाँ, जैसे डिक्शनरी में शब्द की और उसका मतलब वैल्यू। यहाँ भी हर की यूनिक होती है। ये तो हुए नियम इंटरफेस। अब असल कोड में हम कौन सी क्लास इस्तेमाल करते हैं, खासकर लिस्ट के लिए? वो सबसे आम लगता है मुझे। बिल्कुल। लिस्ट के लिए 2 मेन स्टार्स हैं, एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट। एरे लिस्ट जो है वो अंदर से एक डायनामिक एरे इस्तेमाल करता है, रीसाइजेबल एरे। इसका सुपर पावर है रैंडम एक्सेस, मतलब किसी भी एलिमेंट तक उसके इंडेक्स से सीधा पहुंचना, बहुत तेज, जैसे किताब में पेज नंबर से सीधा उस पेज पर जाना। अच्छा। लेकिन अगर बीच में कुछ डालना या निकालना हो ना, हाँ। तो ये थोड़ा सुस्त हो सकता है, क्योंकि बाकी सबको आगे पीछे खिसकाना पड़ता है। थोड़ा मेहनत का काम है। ओके। और दूसरा? लिंक लिस्ट। हाँ, लिंक्ड लिस्ट बिल्कुल अलग है। वो एक चेन की तरह है। हर एलिमेंट, जिसे नोड कहते हैं, अपने पास डेटा रखता है और अगले और पिछले एलिमेंट का पता भी। इसका सुपर पावर है बीच में तेज इंसर्शन या डिलीशन। बस आसपास के कनेक्शन बदलने होते हैं। चेन में एक कड़ी जोड़ना या निकालना आसान है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए 50वें एलिमेंट पर जाना है, तो आपको पहले उन 50 से होकर गुजरना पड़ेगा। मतलब रैंडम एक्सेस धीमा है, जैसे खजाने के नक्शे में एक सुराख से दूसरे तक जाना पड़ता है ना, वैसे। और वो वेक्टर, मैंने सुना है वो भी लिस्ट जैसा है। उसका क्या स्टेटस है आजकल? हाँ, वेक्टर वो एरे लिस्ट का पुराना भाई है, जावा 1.0 से है। ये भी एरे बेस्ड है, लेकिन इसका हर ऑपरेशन सिंक्रोनाइज्ड है। सिंक्रोनाइज्ड मतलब थ्रेड सेफ। एग्जैक्टली, थ्रेड सेफ। पर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है परफॉर्मेंस से। ये ऐसा है मानो एक दुकान है जिसमें एक बार में एक ही ग्राहक घुस सकता है, चाहे लाइन कितनी भी लंबी हो। सेफ है पर धीमा। हाँ हाँ, सही उदाहरण है। तो आजकल जब तक आपको सच में उस पुराने तरीके की थ्रेड सेफ्टी की जरूरत ना हो, एरे लिस्ट ज्यादा तेज और बेहतर विकल्प है। एक और फर्क है, वेक्टर जब अपनी क्षमता बढ़ाता है तो डबल कर देता है साइज। एरे लिस्ट आमतौर पर 50% बढ़ाता है। मेमोरी के लिहाज से एरे लिस्ट अक्सर ज्यादा एफिशिएंट होता है। दिलचस्प तुलना। ठीक है, लिस्ट तो काफी हद तक क्लियर हुआ। अब सेट पर आते हैं, यूनिक एलिमेंट्स की दुनिया। इसमें क्या विकल्प है हमारे पास? सेट के लिए 3 मुख्य खिलाड़ी हैं, हैश सेट, ट्री सेट और लिंक्ड हैश सेट। हैश सेट सबसे तेज माना जाता है। ये हैशिंग का जादू इस्तेमाल करता है एलिमेंट्स को रखने और ढूंढने के लिए। लेकिन इसमें एलिमेंट्स किस क्रम में स्टोर होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। कोई ऑर्डर नहीं। कोई गारंटी नहीं।
ट्री सेट ये एलिमेंट्स को सॉर्ट करके रखता है, या तो उनके नेचुरल ऑर्डर में जैसे नंबर्स 1 2 3, या फिर आप एक कंपैरेटर दे सकते हैं अपने हिसाब से सॉर्टिंग के लिए। अच्छा, सॉर्टेड। हाँ, और तीसरा है लिंक्ड हैश सेट। ये बीच का रास्ता है। ये यूनिक तो रखता ही है हैश सेट की तरह, पर साथ में इंसर्शन ऑर्डर भी बनाए रखता है। जिस क्रम में डाला उसी क्रम में मिलेगा। ओह अच्छा, तो ऑर्डर भी मेंटेन करता है। बिल्कुल। एक और बात, सेट में ज्यादा से ज्यादा एक नल एलिमेंट आ सकता है, पर ट्री सेट में एक भी नहीं। क्यों? ट्री सेट में क्यों नहीं? क्योंकि ट्री सेट को सॉर्टिंग करनी होती है ना, और नल की तुलना किससे करेंगे? वो कंपेयर नहीं हो सकता, इसलिए एरर आ जाएगा। समझ गई, लॉजिकल है। और मैप की वैल्यू जोड़ों के लिए क्या है हमारे पास? मैप में भी 3 प्रमुख नाम है, हैश मैप, हैश टेबल और ट्री मैप। हैश मैप सबसे लोकप्रिय है, तेज है, एक नल की और कई नल वैल्यूज चल जाती हैं, पर यह सिंक्रोनाइज नहीं है। हैश टेबल ये वेक्टर का साथी है, पुराना, सिंक्रोनाइज्ड और नल की या वैल्यू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, स्ट्रिक्ट है। अच्छा। और ट्री मैप, जैसा नाम से जाहिर है, ये कीज को सॉर्टेड ऑर्डर में रखता है, जैसे ट्री सेट एलिमेंट्स को रखता था। ये सिंक्रोनाइजेशन वाली बात फिर से आ गई। हैश मैप और हैश टेबल में परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है इसका? वो दुकान वाला उदाहरण फिर से काम आएगा। हाँ बिल्कुल। हैश टेबल सिंक्रोनाइज्ड है, मतलब हर ऑपरेशन पर ताला लगता है। एक थ्रेड काम कर रहा है तो दूसरे को इंतजार करना पड़ेगा। सेफ है पर धीमा। हैश मैप पर ऐसा कोई डिफॉल्ट ताला नहीं है, इसलिए कई थ्रेड्स एक साथ खासकर पढ़ने के लिए काम कर सकते हैं, तो ये तेज है। लेकिन अगर कई थ्रेड्स एक साथ हैश मैप को बदलने की कोशिश करें, जैसे एक को जोड़ रहा है दूसरा हटा रहा है, तो बिना बाहरी सिंक्रोनाइजेशन के गड़बड़ हो सकती है, डेटा करप्ट हो सकता है। इसे रेस कंडीशन कहते हैं। ओके। तो संक्षेप में, क्यू के लिए लिंक्ड लिस्ट, हाँ ये लिस्ट भी है और क्यू भी बड़ा वर्सेटाइल है। और प्रायोरिटी क्यू है। प्रायोरिटी क्यू एलिमेंट्स को प्राथमिकता के हिसाब से रखता है, जैसे वीआईपी लाइन। डेक क्यू, डेक मतलब डबल एंडेड क्यू, दोनों तरफ से एंट्री एग्जिट के लिए अरे डी क्यू जो ज्यादातर तेज होता है, और लिंक लिस्ट है। और हाँ, एक स्टैक क्लास भी है, लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो असल में वेक्टर का ही एक सब क्लास है। थोड़ी पुरानी चीज है ये भी। समझ गई, काफी सारे विकल्प हैं। अब मान लीजिए कलेक्शन तैयार है, उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके देखना हो, आइटरेट करना हो, तो उसके लिए सबसे स्टैंडर्ड तरीका है इटरेटर इंटरफेस। हर कलेक्शन एक इटरेटर मेथड देता है, जिससे आपको एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट मिलता है। इसके पास 3 मुख्य हथियार हैं। हैज नेक्स्ट, ये चेक करता है कि आगे और एलिमेंट हैं क्या। नेक्स्ट, ये अगला एलिमेंट देता है। और रिमूव, ये वो एलिमेंट हटा देता है जो नेक्स्ट ने अभी अभी दिया था। अच्छा, हटाने का ऑप्शन भी है। हाँ, ये पुराने इन्यूमरेशन इंटरफेस से बेहतर है, जो वेक्टर हैश टेबल के साथ आता था, क्योंकि उसमें रिमूव नहीं था। आइटरेटर एक डिजाइन पैटर्न भी है वैसे। मैंने फेल फास्ट आइटरेटर के बारे में भी सुना है। ये क्या चीज है? सुनने में थोड़ा डरावना सा लगता है। हाँ, डरावना नहीं बल्कि मददगार। देखिए, ज्यादातर नए कलेक्शंस के आइटरेटर, जैसे एरे लिस्ट, हैश मैप वाले, फेल फास्ट होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आइटरेटर बनने के बाद कलेक्शन की संरचना को बाहर से बदल दिया जाए। बाहर से मतलब आइटरेटर के अपने रिमूव मेथड के अलावा किसी और तरीके से, जैसे लूप के अंदर सीधे लिस्ट डॉट ऐड या लिस्ट डॉट रिमूव कर दिया। ओके। तो आइटरेटर फौरन गुस्सा हो जाता है और कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन फेंक देता है। अरे हाँ, ये मल्टी थ्रेडिंग में होने वाली अजीब गड़बड़ियों से बचाता है। ये ऐसा है जैसे आप लाइन में लोगों की गिनती कर रहे हों और कोई बीच में घुस जाए या निकल जाए बिना बताए, तो आप चिल्ला उठें, अरे गिनती गड़बड़ हो गई। ये एक सेफ्टी नेट है। हाँ, ये फेल फास्ट वाली चीज कई बार डेवलपर्स को चौंका देती है जब वो पहली बार इसका सामना करते हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार लूप में सीधे कलेक्शन से कुछ हटाने की कोशिश की थी, बूम, एक्सेप्शन। तब समझ आया आइटरेटर का रिमूव क्यों जरूरी है। हाँ, अच्छा, तो ये असल में एक सेफ्टी फीचर है, कोई बग नहीं। ठीक है, अब सॉर्टिंग पर आते हैं। मान लीजिए मेरे पास स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट है और मुझे उन्हें रोल नंबर से सॉर्ट करना है। कैसे होगा ये? इसके लिए जावा 2 रास्ते देता है, कंपैरेबल और कंपैरेटर इंटरफेस। कंपैरेबल, इससे आप अपनी स्टूडेंट क्लास के अंदर ही इंप्लीमेंट करते हैं। इसमें एक मेथड होता है कंपेयर टू। यहाँ आप बताते हैं कि स्टूडेंट का नेचुरल ऑर्डर क्या है, जैसे शायद रोल नंबर के हिसाब से। नेचुरल ऑर्डर, ठीक है। दूसरा है कंपैरेटर।
ये एक बाहरी मददगार जैसा है। आप एक अलग से क्लास बनाते हैं जो कंपैरेटर इंप्लीमेंट करती है। इसमें कंपेयर मेथड होता है। इसका फायदा यह है कि आप एक ही स्टूडेंट क्लास को कई अलग अलग तरीकों से सॉर्ट कर सकते हैं, कभी नाम से, कभी मार्क्स से, कभी उम्र से। और इसके लिए आपको स्टूडेंट क्लास को बार बार बदलने की जरूरत नहीं। मतलब ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। बिल्कुल। फिर आप collections.sort मेथड को अपनी लिस्ट और अगर जरूरत हो तो अपना कंपैरेटर दे दीजिए, वो सॉर्टिंग कर देगा। ये पोजो, डीटीओ, वीओ जैसे कस्टम ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। और ये इक्वल्स और हैश कोड मेथड्स, इनका कलेक्शन से क्या इतना गहरा रिश्ता है, खासकर हैश सेट और हैश मैप के साथ? लोग अक्सर इनमें फंसते हैं, मैंने देखा है। हाँ, ये जोड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर हैश बेस्ड कलेक्शंस के लिए। मतलब हैश सेट, हैश मैप, हैश टेबल। इक्वल्स मेथड बताता है कि दो ऑब्जेक्ट्स लॉजिकली बराबर हैं या नहीं। लॉजिकली मतलब क्या हम उन्हें एक जैसा मानते हैं? डिफॉल्ट इक्वल सिर्फ मेमोरी एड्रेस चेक करता है। क्या ये दोनों रेफरेंस एक ही चीज को पॉइंट कर रहे हैं? जो अक्सर हमारे काम का नहीं होता। हमें इसे ओवरराइड करके बताना पड़ता है कि जैसे दो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कब बराबर माने जाएंगे, शायद जब उनका रोल नंबर सेम हो। इसे डीप कंपैरिजन कहते हैं। ठीक है, ये तो इक्वल्स हुआ। अब हैश कोड? हैश कोड हर ऑब्जेक्ट के लिए एक इंटीजर नंबर देता है, उसका हैश कोड। हैश मैप, हैश सेट जैसे कलेक्शंस इसे इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट्स को फटाफट ढूंढते हैं। वो हैश कोड से तय करते हैं कि ऑब्जेक्ट को किस बकेट या हिस्से में रखना है या ढूंढना है, जैसे किसी बड़े गोदाम में सामान को सही शेल्फ पर रखना। ओके। अब यहाँ आता है गोल्डन रूल, जो हमेशा याद रखना चाहिए। अगर दो ऑब्जेक्ट्स इक्वल्स के हिसाब से बराबर हैं, तो उनका हैश कोड भी बिल्कुल बराबर होना ही चाहिए। अच्छा, ये जरूरी है? बहुत जरूरी। अगर आपने इक्वल्स बदल दिया, जैसे रोल नंबर के आधार पर बराबरी तय कर दी, पर हैश कोड नहीं बदला, वो अभी भी शायद मेमोरी एड्रेस पर आधारित है, तो क्या होगा? हैश सेट या हैश मैप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप एक स्टूडेंट डालेंगे, फिर उसी रोल नंबर वाले दूसरे स्टूडेंट को ढूंढेंगे और कलेक्शन कहेगा नहीं मिला। अरे, क्योंकि उनके हैश कोड अलग अलग थे, तो कलेक्शन ने उन्हें अलग अलग बकेट में देखा या रखा, भले ही इक्वल्स के हिसाब से वो बराबर थे। इसीलिए जब भी इक्वल्स ओवरराइड करो, तो हैश कोड भी जरूर ओवरराइड करो, नहीं तो ये कलेक्शन सही से काम नहीं करेंगे। ये नियम तो गांठ बांध लेने वाला है। अच्छा, पहले जावा में कलेक्शंस के साथ एक और दिक्कत थी, टाइप सेफ्टी वाली। मतलब एक ही लिस्ट में नंबर, स्ट्रिंग कुछ भी डाल दो हाँ, और बाद में निकालते समय कास्ट करो और उम्मीद करो कि सही टाइप निकले, वरना रन टाइम एरर। हाँ, वो क्लास क्रैश्ड एक्सेप्शन का डर हमेशा बना रहता था। उसका इलाज आया जावा 5 में, जेनरिक्स के रूप में। अब आप कलेक्शन बनाते समय ही बता देते हैं कि भाई इसमें सिर्फ किस टाइप के ऑब्जेक्ट आएंगे, जैसे अरे लिस्ट स्टूडेंट। अब इसमें सिर्फ स्टूडेंट ही जा सकते हैं। तो कंपाइलर ही पकड़ लेगा गलती। बिल्कुल। अगर आप गलती से स्ट्रिंग डालने की कोशिश करेंगे, तो कंपाइलर ही कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा, रन टाइम तक नौबत ही नहीं आएगी। इससे कोड ज्यादा सुरक्षित बनता है, साफ सुथरा रहता है और पढ़ने में आसान हो जाता है। बार बार कास्टिंग करने की जरूरत खत्म। और इसी से जुड़ा है ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग। हाँ, वो इंट का इंटीजर बनना। हाँ, प्रिमिटिव, इंट, फ्लोट वगैरह का अपने आप उनके रैपर क्लास इंटीजर फ्लोट में बदलना, ऑटो बॉक्सिंग। और रैपर से वापस प्रिमिटिव में आना, अनबॉक्सिंग। क्योंकि कलेक्शंस तो सिर्फ ऑब्जेक्ट रखते हैं, प्रिमिटिव नहीं। ये ऑटो बॉक्सिंग हमें list.add10 लिखने की सुविधा देता है, जबकि अंदर असल में इंटीजर ऑब्जेक्ट जा रहा होता है। काम आसान हो जाता है। अब एक और जरूरी चीज, मल्टी थ्रेडिंग। अगर कई थ्रेड्स एक ही कलेक्शन पर एक साथ काम करें, एक जोड़ रहा है, दूसरा हटा रहा है, तो क्या होगा? वो वेक्टर और हैश टेबल वाली सिंक्रोनाइज दुनिया तो धीमी थी, जैसा आपने बताया। हाँ, अगर आप सीधे अरे लिस्ट या हैश मैप को मल्टीपल थ्रेड से एक साथ मॉडिफाई करवाएंगे, तो गड़बड़ होना लगभग तय है, खतरनाक है। इसके लिए दो मुख्य समाधान हैं। पहला, आप मौजूदा कलेक्शन को थ्रेड सेफ रैपर में लपेट सकते हैं। कलेक्शंस क्लास के मेथड्स हैं इसके लिए, collections.synchronizedList, myList या synchronized map, myMap। अच्छा, रैप कर दो। हाँ, ये पूरे कलेक्शन पर एक मोटा ताला लगा देता है। सेफ तो हो जाता है, पर वही वेक्टर वाला हिसाब, परफॉर्मेंस कम हो सकती है। और दूसरा तरीका? दूसरा और ज्यादातर मामलों में बेहतर तरीका है java.util.concurrent पैकेज की क्लासेस इस्तेमाल करना। ये जावा 5 में आई थी, जैसे concurrent hash map, copy on write array list, blocking queue वगैरह। ये क्लासेस शुरू से ही मल्टी थ्रेडिंग को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। ये अक्सर ज्यादा स्मार्ट तरीके से लॉकिंग करती हैं। फाइन ग्रेन लॉकिंग, मतलब पूरे कलेक्शन के बजाय सिर्फ उसके छोटे छोटे हिस्सों पर जरूरत के हिसाब से लॉक लगाती हैं। सोचिए जैसे बैंक में हर कैश काउंटर पर अलग ताला, न कि पूरे बैंक के मेन गेट पर एक ही ताला।
उससे परफॉर्मेंस अच्छी रहती होगी। हाँ, इससे कॉन्करेंसी और परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होती है। और इनके आइटरेटर्स भी ज्यादातर फेल फास्ट नहीं होते, वो कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन नहीं फेंकते। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये कॉन्करेंट कलेक्शंस अक्सर नल वैल्यूज को पसंद नहीं करते, अलाउ नहीं करते। ये कंकरेंट कलेक्शंस तो वाकई काफी काम की लगती हैं। अच्छा, फिर जावा 8 में आया स्ट्रीम एपीआई। ये कलेक्शंस के साथ काम करने का तरीका कैसे बदलता है, इसके बारे में बहुत सुना है। स्ट्रीम एपीआई, हाँ, ये एक बिल्कुल नया नजरिया है डेटा प्रोसेसिंग का। फंक्शनल स्टाइल में आप कलेक्शन से डेटा का एक प्रवाह स्ट्रीम बनाते हैं और फिर उस पर आप ऑपरेशंस की एक पाइपलाइन लगा सकते हैं। जैसे फैक्ट्री में असेंबली लाइन होती है, आप बताते हैं क्या करना है, न कि कैसे करना है। जैसे डेटा लो, फिर फिल्टर करो, कुछ चुनो, फिर मैप करो, बदलो, फिर सॉर्टेड करो, फिर कलेक्ट करो, इकट्ठा करो। और मैंने सुना है ये ऑपरेशंस लेजी होते हैं, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल लेजी मतलब जो मध्यवर्ती ऑपरेशंस हैं, जैसे फिल्टर, मैप, सॉर्टेड, डिस्टिंक्ट, वो तब तक असल में काम शुरू नहीं करते हैं जब तक कोई टर्मिनल ऑपरेशन जैसे कलेक्ट, फॉर ईच, काउंट, रिड्यूस कॉल ना हो। वो बस प्लान बनाकर रखते हैं। जब आप फाइनल नतीजा मांगते हैं तभी डेटा उस पूरी पाइपलाइन से गुजरता है। इससे फालतू का काम बचता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। वाह। और कोड बहुत छोटा, कंसाइज और पढ़ने लायक हो जाता है। नेस्टेड लूप्स और इफ एल्स के जाल से छुटकारा मिल जाता है कई बार। स्ट्रीम का असली जादू देखिए उस लकी ड्रॉ वाले उदाहरण में जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। मान लीजिए आपके पास लाखों फोन नंबर की लिस्ट है। स्ट्रीम से आप एक ही स्टेटमेंट चेन में कह सकते हैं, पहले सिर्फ वैलिड 10 अंकों वाले नंबर फिल्टर करो, फिर डिस्टिंक्ट से डुप्लीकेट हटाओ, फिर मैप करके सबके आगे +91 लगाओ, फिर शफल करके मिक्स करो, हाँ ये भी हो सकता है, और आखिर में लिमिट 3 से टॉप 3 विजेता चुन लो। सब एक ही लाइन में, कमाल है। लगभग बिना किसी फॉर लूप के। और पैरेलल प्रोसेसिंग, अगर डेटा बहुत बड़ा है तो बस डॉट स्ट्रीम की जगह डॉट पैरेलल स्ट्रीम लगाइए और जावा आपके मल्टी कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल करके काम को तेज करने की कोशिश करेगा। अच्छा, पैरेलल प्रोसेसिंग भी आसान है। हाँ, और स्टैटिस्टिकल काम जैसे किसी लिस्ट में से मैक्स निकालना, मिन निकालना, एवरेज निकालना, ये सब भी स्ट्रीम से बहुत आसानी से हो जाता है। वाह, ये तो सच में कोड लिखने का तरीका ही बदल देता है। अच्छा, क्या कुछ हेल्पर क्लास भी हैं जो इन कलेक्शंस के साथ रोजमर्रा का काम आसान करती हैं? हाँ, बिल्कुल। 2 मुख्य यूटिलिटी क्लासेस हैं, कलेक्शंस आखिर में एस के साथ और एरेज। कलेक्शंस क्लास में बहुत सारे स्टैटिक मेथड्स हैं जो कलेक्शन इंटरफेस पर काम करते हैं, जैसे सॉर्ट, शफल, रिवर्स, बाइनरी सर्च, कॉपी। वही सिंक्रोनाइज्ड रैपर मेथड्स, सिंक्रोनाइज्ड लिस्ट, सिंक्रोनाइज्ड मैप आदि भी इसी में हैं। और खाली इम्यूटेबल, बदले न जा सकने वाले कलेक्शंस बनाने के मेथड्स भी, एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी सेट वगैरह। ओके। और एरेज क्लास ये एरेज पर काम करने के लिए यूटिलिटी मेथड्स देती है, जैसे सॉर्ट, बाइनरी सर्च, टू स्ट्रिंग, एरे को प्रिंट करने लायक बनाने के लिए। और एक बहुत काम का मेथड है एज लिस्ट। ये एक एरे को एक फिक्स्ड साइज लिस्ट जैसा दिखाता है। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो रोज के डेवलपमेंट में बहुत काम आती हैं। तो हमने आज जावा कलेक्शंस फ्रेमवर्क के कई जरूरी पहलुओं को छुआ। मूल इंटरफेस, लिस्ट, सेट, क्यू, मैप से लेकर उनके अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन, एरे लिस्ट, हैश सेट, हैश मैप वगैरह तक। हमने आइटरेटर देखे, सॉर्टिंग के तरीके, कंपेरेबल, कंपेरेटर समझे, इक्वल्स और हैश कोड की इंपॉर्टेंस जानी। फिर जेनेरिक से टाइप सेफ्टी, कॉन्करेंसी की चुनौतियों और उनके समाधान, सिंक्रोनाइज्ड रैपर बनाम कॉन्करेंट कलेक्शंस, और आखिर में आधुनिक स्ट्रीम एपीआई की ताकत को भी समझा। और हाँ, कलेक्शंस और एरेज जैसी मददगार क्लास को भी नहीं भूलें। तो इसका मतलब ये है कि जावा हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करने और उस पर काम करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल और फ्लेक्सिबल टूलकिट देता है। बिल्कुल। और सबसे ज़रूरी सबक मेरे ख्याल से यह है कि कोई एक बेस्ट कलेक्शन नहीं होता। हर किसी की अपनी ताकत है, अपनी कमजोरी है। कहीं परफॉर्मेंस का ट्रेड ऑफ है, कहीं मेमोरी का। कोई ऑर्डर मेंटेन करता है, कोई नहीं। कोई डुप्लीकेट अलाउ करता है, कोई नहीं। कोई थ्रेड सेफ है, कोई नहीं। सही टूल चुनना अपनी ज़रूरत के हिसाब से, यही अच्छे डेवलपर की पहचान है। आपको सोचना होगा, क्या मुझे बार बार बीच में एलिमेंट डालने निकालने हैं तो शायद लिंक लिस्ट देखूं, या सिर्फ इंडेक्स से फटाफट एक्सेस करना है तो अरे लिस्ट बेहतर है। क्या यूनिक एलिमेंट चाहिए और ऑर्डर की परवाह नहीं तो हैश सेट शायद सबसे तेज हो, या सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए तो ट्री सेट या ट्री मैप। क्या मल्टी थ्रेडिंग का सीन है तो कॉन्करेंट हैश मैप की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा।
अच्छा, अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं अपने सुनने वालों के लिए। स्ट्रीम एपीआई निसंदेह बहुत शक्तिशाली है, कोड को बहुत छोटा और एलिगेंट बना देता है। पर क्या इसकी आसानी हमें कभी-कभी थोड़ा आलसी बना सकती है? क्या हम ये सोचना भूल जाते हैं कि पर्दे के पीछे कौन सा कलेक्शन इस्तेमाल हो रहा है और क्या वो स्ट्रीम ऑपरेशन उस अंडरलाइंग कलेक्शन पर वाकई एफिशिएंट है? अच्छा पॉइंट है। जैसे एक लिंक्ड लिस्ट पर स्ट्रीम लगाकर बार-बार रैंडम एलिमेंट एक्सेस करने वाला कोई ऑपरेशन करना शायद उतना अच्छा आइडिया न हो परफॉर्मेंस के लिहाज से। हाँ, ये संभव है। स्ट्रीम की एब्स्ट्रैक्शन कभी-कभी नीचे की डिटेल्स छुपा सकती है। तो शायद स्ट्रीम्स का जादू और पारंपरिक तरीकों की समझ, इनका एक संतुलन बनाना ही सबसे बेहतर रास्ता है। इस पर सोचा जा सकता है।